हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को शामिल किए हैं जहां से क्वेश्चन की पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और 100% यहाँ सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान चुनावी व्यवस्था में विद्यमान कमियों की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो कई बार जो है ये 6 नंबर में पूछा जाता है कि भारतीय चुनाव व्यवस्था की कमियों को उजागर कीजिए। तो भारतीय चुनाव व्यवस्था की कमियाँ क्या क्या है? एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र, ये सबसे बड़ी कमी है। दूसरा, जाति और धर्म के नाम पर वोट। तीसरा, धन का अधिक खर्च। और चौथा, वोटों का खरीदा जाना। पाँचवा, शराब का प्रयोग। छठा है झूठा प्रचार। सातवां, सांप्रदायिकता। और आठवां, जाली वोटों के द्वारा भुगतान किया जाना। तो ये चुनाव की वर्तमान जो है भारतीय चुनाव की कमियां हैं। तो ये यहाँ से जो है 6 नंबर में, और कभी कभी जो है यहाँ से आपके 3 नंबर 2 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको कवर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है, जो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है और समानुपातिक प्रणाली में अंतर बताइए। इसी प्रकार से भी सवाल आपसे 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चुनाव सुधार से संबंधित सुझावों की चर्चा कीजिए। तो चुनाव संबंधित जो सुझाव है सुधार के, वो क्या क्या हो सकते हैं? निष्पक्षता, सांप्रदायिकता की समाप्ति की जानी चाहिए। नैतिकता, राष्ट्रवाद की भावना, उचित कानून, समानुपातिक चुनाव की स्थापना की जानी चाहिए। चुनाव खर्च, परिचय पत्र और कड़ी सजा। तो इससे क्या है, ये सुझाव है जिससे चुनाव को पहले से कई ज़्यादा अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसी प्रकार से भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषता। तो ये भी कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया कि भारतीय चुनाव प्रणाली की जो है मुख्य विशेषता क्या क्या है। तो वह है वयस्क के मताधिकार। भारत में वयस्क के मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाता है। दूसरा है संयुक्त निर्वाचन। तीसरा है प्रत्यक्ष चुनाव। चौथा है गुप्त मतदान। पांचवा एक सदस्य चुनाव। छठा है चुनाव आयोग, यानी चुनावों के सुचारू रूप में संचालन के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और तब कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता है। तो विशेषताओं से सवाल पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है? 4 नंबर और 6 नंबर में और 2 नंबर में सवाल प्रकार से पूछे जाते हैं। इसको कवर कर लीजिएगा। संसद की आवश्यकता क्यों होती है? पहला, कानून निर्माण का कार्य करने के लिए। कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। वित्त पर नियंत्रण, न्यायिक कार्य, संविधान में संशोधन करने के लिए क्या चाहिए? हमें संसद की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर क्या है? ये 6 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर में इस प्रकार सवाल पूछे जा सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर। ये कभी कभी स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका से पूछा जा सकता है। नौकरशाही और अस्थायी कार्यपालिका में भी पूछा जा सकता है। तो स्थायी कार्यपालिका क्या है और अस्थायी कार्यपालिका क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका का, स्थायी कार्यपालिका का है। इस प्रकार से सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको कवर कर लेना। 6 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एनुअल एग्जाम में। ठीक है, चीज़ें आपको कवर कर चलनी है। इसी प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? यानी भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो पहला क्या है? प्रावधान न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग जो है। दूसरा, जनता द्वारा चुनाव। तीसरा, विधानमंडल द्वारा चुनाव। चौथा, कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। नौकरशाही की सुरक्षा। ठीक है, लंबा कार्यकाल, न्यायाधीशों को अच्छा वेतन और पेंशन, सेवा शर्तों में हानिकारक परिवर्तन न होना, और न्यायाधीशों की उच्च योग्यताएँ, और रिटायर होने के पश्चात वकालत की मनाही, अवकाश प्राप्ति के पश्चात न्यायाधीशों की सेवाओं पर प्रतिबंध, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो ये क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधान हैं। ठीक है। इसी प्रकार से संघात्मक सरकार में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों के विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में कौन कौन से संघीय तत्व पाए जाते हैं? तो भारतीय संविधान में संघीय तत्व पाए जाते हैं वह शक्तियों के विभाजन, राइट, लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। छठा है द्विसदनीय व्यवस्थापिका और सातवां दोहरी शासन प्रणाली। इसी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों किया जाता है? हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए? पहला, राजनीतिक वास्तविकता को समझने में सहायक होती है। ज्ञान का सरलीकरण करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणाली के लिए वैधता प्रदान करते हैं। लक्ष्य की पूर्ति के लिए उचित साधनों का प्रयोग करने के लिए, समस्याओं को सुलझाने में सहायक है, और व्यवहारिक दक्षताओं के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए। और राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करते हैं, इसकी विशेषता इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 6 नंबर में। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है?
इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता, तो इसे आपको कवर करके चलना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो ये चीज़ आपको कवर करके चलने पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हानि के सिद्धांत या स्वतंत्रता से संबंधित जे.एस. मिल्क के विचारों का वर्णन कीजिए। तो हानि के सिद्धांत या जे.एस. मिल्क के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से उदारवाद का मतलब भी 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। उदारवाद का क्या अर्थ होता है। गांधी जी के स्वराज संबंधी विचार क्या थे, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा समानता के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, तो प्राकृतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, और इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ये भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो है अथवा में पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए अगला है, जॉन रोल्स के न्याय का सिद्धांत या जॉन रोल्स के वितरणात्मक न्याय सिद्धांत क्या है। तो ये 6 नंबर में, 4 नंबर में और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आपको जरूर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो इसे कवर करके आपको चलना है पेपर में। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, ठीक है। न्याय का तीसरा संबंध क्षतिपूर्ति का उदाहरण पर बल। इसी प्रकार से जो है अरस्तु के वितरणात्मक न्याय का पूछा जाता है। इसी प्रकार से जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत जो है 3 नंबर में जिस प्रकार से पूछा जा सकता है, यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको कवर करके चल रहा है पेपर के लिए। अगला सवाल क्या है, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर पूछा जा सकता है। मस्ट डू है, ये कर लेना इसको। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों का उदाहरण दीजिए। तो सामान्य मातृभूमि, सामान्य इतिहास, भौगोलिक एकता, सामान्य संस्कृति। इसी प्रकार से अगला सवाल पूछा गया है, राष्ट्रवाद के किन्हीं 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रवाद के 4 तत्व यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल जो है, आप राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत से क्या समझते हैं, या राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आप पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आपको कवर करके चलना है, तो ये कवर कर लीजिएगा। अगला सवाल है, नागरिकता की विशेषताएं क्या होती हैं। तो नागरिकता की विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसको आपको कवर करके चलना है। ये सारी विशेषताएं किसकी है, नागरिकता की, ठीक है। नेक्स्ट, क्या वैश्विक नागरिकता स्थापित की जा सकती है। वैश्विक नागरिकता क्या है, यहाँ से भी इस प्रकार सवाल पूछे जा सकते हैं। वैश्विक नागरिकता से कई बार सवाल पूछे गए पेपर में, तो इसको आपको कवर करके चलना है, ठीक है। तो ये है मस्ट डू क्वेश्चन, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।